हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एजुकेशन जोन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनेली के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हमारे दो विचित्र प्राणी हैं, अदर ऑर्गेनेली जो है उनसे थोड़े हटके हैं वो, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से वो क्या है, विचित्र प्राणी हमारे। तो वो कौन से हैं दो विचित्र प्राणी भाई? एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी थी भाई? एल्बर्ट वॉन हिल्कर, ठीक। कब करी? 1850। चलो, ये तो हमने बताया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया है और इसकी डिस्कवरी किसने करी। अब आ जाओ इस विचित्र प्राणी के बारे में देखते हैं, विचित्र कैसे है, मतलब डिफरेंट कैसे है अदर ऑर्गेनेली से जो हमने पढ़े अब तक। गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जी, बहुत अगर है एक एंशियंट टाइम, हम बहुत पहले की बात अगर हम थोड़ा सा सोचें, इसकी ओरिजिन के बारे में सोचें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ, और उसके बारे में हम अगर थोड़ा सा इसके ओरिजिन का अगर जानना चाहें तो कैसे था। पहले कोई मान लो एक ये लार्ज साइज की एक सेल थी भाई, ये लो, ये लार्ज साइज की मोटू सेल। बाहर ये एक स्मॉल साइज का छोटू सेल, ठीक है। ये लो छोटी सेल। ये लार्ज साइज के जो मोटू सेल है, जो लार्ज साइज की सेल थी, ये कैसी सेल थी? एक यूकैरियोटिक सेल। और जो जो स्मॉल साइज की पहले जो सेल थी कैसी थी? प्रोकैरियोटिक। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी कह, माइटोकॉन्ड्रिया। पहले अगर हम इसका देखें ओरिजिन, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर नहीं था, इनसाइड द सेल नहीं था, बाहर आउटसाइड द सेल सराउंड आराम से अपने जिंदगी काट रहा था, मस्त मजे से, मोला तरीके से, आराम से खूब अपना। क्यों भाई? एक बात है कि ये अपनी जिंदगी अकेला कैसे काट रहा है भाई? बिना न्यूक्लियस के, बिना डीएनए के, बिना आरएनए के, बिना प्रोटीन के कैसे काट सकते हैं? यही तो ये विचित्र प्राणी है, यही तो इसके अंदर मैजिक है, यही तो इसके अंदर जादू है कि इसके पास अपना खुद का तो क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी जो मान रखा है कि सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट क्या है? सर्कुलर डीएनए, ठीक है जी। डीएनए, डीएनए है तो इसका अपना आरएनए भी होगा भाई, ये लो आरएनए भी है इसका। आरएनए है तो ये प्रोटीन भी बनाएगा, प्रोटीन्स बना रहा है तो राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। लो जी राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम्स? 70s। क्योंकि ये कैसी सेल थी? एक प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा कौन सा करेक्टर है जो उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स रिजेंबल करता है, प्रोकैरियोटिक सेल दर्शाता है, वो क्या है? उसके राइबोसोम 70s।
वही इसको क्या शो करते हैं कि ये एक पहले एंशियंट में हम ये बात करें इसकी जो ओरिजिन एक तरह से कैसे हुई, प्रोकैरियोटिक सेल से हुई। ठीक है, तो भाई ये आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अड़चन थी मोटू सेल के, बड़ी वाली सेल के, कि भाई ये ज़िंदगी आराम से क्यों जी रहे हैं अच्छे से। वही वाली बात है ना, आज की प्रेजेंट सिचुएशन भी यही है। अगर कोई आराम से ज़िंदगी जी रहा है तो दूसरे आदमी कहते हैं आराम से ज़िंदगी क्यों जी रहा है। प्रॉब्लम ये है आजकल लोग खुद की खुशी खुद के दुख से दुखी थोड़ी है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो इसके भी बेचारे की ये प्रॉब्लम हो रही कि भाई ये इतने आराम से कैसे रह रहा है। मेरे को यहाँ पे ग्लूकोज बनाने में इतनी दिक्कत आती है, एटीपी बनाने में इतनी दिक्कत आती है, मेरे तो पसीने छूट जाते हैं, या तो मेरा धुआं धुआं निकल जाता है सब कुछ है। और यहाँ है अब इसका तो कुछ नहीं जा रहा, धुआं धुआं कुछ नहीं निकल रहा है, तो धुआं छोड़ रहा है, धुआं मचा रखी है इसने, तो धूम मचा रखी है। ठीक है, तो भाई अब ये सोच रहा है कि नहीं, अपना मोटू सेल सोच रहा है क्या किया जाए, इसको बंदी बना लिया जाए, इसको मार दिया जाए, क्या करूं इसके साथ। बड़ा तो है भाई अपना, बड़ा ताकतवर है, अब इसका कुछ ना कुछ तो खौफ दिखाएगा इसको। तो इसने क्या कहा, इसको अपने अंदर एक कैद कर लिया। मोटू सेल ने एक छोटू सेल को अपने अंदर कैद कर लिया, अपने अंदर समा लिया। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके अंदर आ गया, इस मोटू सेल के अंदर आ गया। ये एक तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब उसने अंदर समा तो लिया, अंदर ले तो लिया, अंदर लेते कहता मैं तेरे को मारूंगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया बोला भाई रुक, मेरे को मत मार, मैं तेरा फायदा करा के दूंगा। वो कैसे, मगर तू तो एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी बना लेता है, एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे कर लेते हैं, बस काम चल जाता है। मगर मैं तेरा एकदम धुआं उठा दूंगा, ग्लूकोज की टेंशन मत ले। ठीक है, मैं एकदम धुआं उठा दूंगा, एकदम स्टोर इतना मतलब भंडार लगा दूंगा तेरा एकदम किसका, एटीपी का। एटीपी को किस लिए भंडार लगा दे, मतलब एटीपी को क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। बोलो ठीक है भाई, वो कैसे लगाएगा, मुझे ये नहीं बताऊंगा मैं कैसे लगाऊंगा, ये तो मेरा मैजिक है, मैं ये तेरे को बता दूंगा तो तू जान के मार देगा मेरे को। बोलो ठीक भाई, नहीं मारेंगे तेरे को। तो इस सेल को, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी कभी, और जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, इस सेल को एक यूकैरियोटिक सेल ने अपने अंदर इंगल्फ कर लिया। किस प्रोसेस के द्वारा, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू, मैंने बताया था फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस क्या होता है, जब बल्क फिनोमिना मैंने बताया था। तो फैगोसाइटोसिस क्या है, ईटिंग ऑफ सेल। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसको क्या कर लिया इसने, इंगल्फ कर लिया। और इस प्रोसेस को, इसके लिए एक थ्योरी भी, जिस थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है, एक थ्योरी है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी या टर्म। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अपना समझ में आया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसके अंदर अपना खुद का डीएनए था, सर्कुलर डीएनए था, खुद का डीएनए था, तो आरएनए भी होता है, आरएनए भी होएगा, और आरएनए है तो वो प्रोटीन भी बनाया है उसने खुद अपना आरएनए से। प्रोटीन है, प्रोटीन बनेगी तो उसके अंदर खुद का राइबोसोम्स भी था 70s। तो उसके पास फुल फ्लैश अपना सब चीज़ें थी, उसको किसी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बाद में जो यूकैरियोटिक सेल है उसने क्या कर लिया, इसको इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया। और वो किस प्रोसेस के थ्रू, फैगोसाइटोसिस। और इस चीज में हम जस्ट की एक्सप्लेनेशन जो थ्योरी के थ्रू हम देखें तो ये कौन सी टर्म है, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है, अब चलो ये देखते हैं कि क्या नाम है,
कैसे, अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करता है। देखो जी, ये सेल सेल है भाई, ये उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की कैसी कैसी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो ये कैसी होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन। किसकी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये बीच में जो हमको दिख रहा है स्पेस, ये स्पेस, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेनों के बीच का डिफरेंस स्पेस है ना। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है, इसको क्या कह रहे हैं हम, मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स। अब देखिए, मैंने क्या बताया, पिछली क्लास में बताया था कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और इससे अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के मैं बताऊंगा कैसे पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट करो। ठीक है, तो इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और इसकी इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड। और ये जो फोल्डेड है, और ये आपको ये जो फोल्डेड दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे क्रस्ट और ट्रफ टाइप का इसमें जो नज़ारा दिख रहा है, तो इस क्रस्ट और ट्रफ सिचुएशन को क्या कहते हैं, क्रिस्टे। मैंने ये भी कहा था, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में टर्म आएगी क्रिस्टे। ठीक है, गोल्गी अपरेटस में क्या है, सिस्टर्ने, जो उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है, जो उसकी ट्यूब्यूल्स हैं, जो वो जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिस्टर्ने। जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, उसके अंदर सिस्टर्ने। और यहाँ क्या है, फोल्डेड इन मेम्ब्रेन क्रिस्टे है। ये भाई फोल्डेड क्यों है, ऐसी लीनियर बना देते ना, क्या दिक्कत थी, ऐसे नो लीनियर बना देते। अगर ये हमने एक मेम्ब्रेन बनाई, इसके ऊपर ऐसे नो बना देते, क्या दिक्कत है, इनर ही क्यों बनाई ना, फोल्डेड ही क्यों बनाई इसको। ये इसलिए बनाई क्योंकि हमको यार धुआं धुआं करना है, बहुत ज़्यादा, मतलब धूम मचानी है यहाँ पे। अब धूम कैसे मचेगी, यहाँ पे आग कैसे लगाएंगे, मतलब धुआं कैसे उठाएंगे। धुआं उठाने के लिए हमको सरफेस एरिया चाहिए ज़्यादा, लड़ाई करनी है, जंग लड़नी है, तगड़ी अच्छी वाली जंग लड़नी है। तो अच्छी वाली जंग लड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, अच्छा बड़ा मैदान चाहिए। अच्छा बड़ा मैदान चाहिए, और पूरे क्या है, पूरी सेना चाहिए। मैदान का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड हो जाती है। एक तरह समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मेन जो है इनर मेम्ब्रेन का क्यों फोल्डेड होती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। चलो अब बात करते हैं, प्लांट सेल की बात करें। प्लांट सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो कहाँ से मिलेगा, स्टार्च, क्योंकि प्लांट सेल किससे स्टोर करता है, किसमें स्टोर करता है अपना फूड, ग्लूकोज में। इसमें कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन, 6 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या है, जब भी
बॉन्ड ब्रेक करता है तो क्या बनता है, एक CO2 मॉलिक्यूल। और जब भी बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी लिबरेट, एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है जी, 6 कार्बन है, 6 CO2 बना देगा। ठीक है, इतना इजी तो नहीं है, कैसे बना देगा, कैसे बनाएगा ये देखिए। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पे जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। और उस एक प्रोसेस है साइटोप्लाज्म के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो उसको हम कहते हैं। यहाँ पे तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसके अंदर कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है ना। और यहाँ एक मॉलिक्यूल बनाएगा, एक कंपाउंड पायरुवेट, जिसके अंदर क्या है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो 2 बना देगा भाई। ठीक है भाई, 3 कार्बन तो कितने बना दिए इसने, 2। एटीपी बनी, बनेगी, नेग्लिजिबल बनेगी। इस प्रोसेस में कुछ एटीपी प्रोड्यूस भी होती है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ से कुछ काम नहीं चलना। अब क्या करें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ठीक भाई, मैंने वहां क्या कहा था, ग्लूकोज CO2 में टूटेगा, अभी नहीं टूटा है, पायरुवेट में टूटा है। डालो इसको अंदर मैट्रिक्स में, डालो जेल में, चल भाई अंदर। इन भाई साहब को अंदर भेजा, मौका आ जा। पायरुवेट को अंदर लिया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। ये मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एक प्रोसेस होएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रैब साइकिल। ये क्रैब साइकिल क्या काम करेगा भाई, धुआं धुआं करेगा। कैसे धुआं, CO2 धुआं धुआं तो कर दी, CO2 तो प्रोड्यूस कर दी, एनर्जी तो नहीं प्रोड्यूस हुई, एटीपी तो नहीं मिली। यहाँ पे सिर्फ क्या बना पाएगा, ये एक एटीपी बनेगी, मगर सर अभी भी एटीपी तो नहीं बनी। ये तो धुआं धुआं कर दिया इसने, बाकी एटीपी, हमें तो एनर्जी चाहिए, खजाना चाहिए हमें, तो खजाना नहीं मिलेगा। खजाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन खजाने को पैदा करने के लिए 2 चाबियां दे जाएगा खजाने की। 2 चाबियां क्या दे जाएगा भाई, देखो ये मैं इधर लिख रहा हूँ उसकी 2 चाबियां। और 2 चाबियां कौन सी दे जाएगा, एक तो दे जाएगा NaDH, एक FADH। 2 मॉलिक्यूल्स का जनरेट करेगा क्रैब साइकिल से। क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल CO2, एटीपी भी बनेगी, एनर्जी बनेगी, साथ में क्या बनेंगे, NaDH और FADH। हम लोग का सर एटीपी कहाँ है, एटीपी बताओ, है एटीपी तो नहीं बनी, एटीपी भी बनेगी भाई। अब एटीपी बनने के लिए भाई ऐसे थोड़ी बन जाएगी, इस एटीपी को बनने के लिए इसके साथ तो पिसो इसको, कोई चीज़ को, जूस को पिसोगे जब भी तो उसका आनंद आएगा। तो इसको डालो चक्की में, अब चक्की में डालो, ये चक्की चल रही है हमारी, ये जो मेम्ब्रेन है, फोल्डेड मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर डालो इसको। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये NaDH और FADH किस में चले जाएंगे, यहाँ इस मेम्ब्रेन पे। और इस मेम्ब्रेन पे क्या पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां लिख रहा हूं ऊपर, ये क्या चला भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है बेटा, सिंगल थोड़ी, यहाँ बहुत सी ऐसी चलेंगी, बहुत सी चक्की चलेंगी, एक चक्की से काम थोड़ी चलता है, क्योंकि हमें क्या करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, इसको तोड़नी है कंप्लीटली। यहाँ ये ग्लूकोज को हमने क्या किया, 2 पायरुवेट टूटा, ये इसको कंप्लीटली और तोड़े क्रेब्स साइकिल CO2 में। अब इसको और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का फूड का कहाँ होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कहाँ होता है, मैट्रिक्स में, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ धुआं धुआं उठ गया, कितने एटीपी प्रोड्यूस हो गए भाई, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी प्रोड्यूस हो गए भाई। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल एटीपी के मिले हमें, 38। ठीक है, तो आप सोच लो कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल और उनसे कितनी अमाउंट में एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, इनसे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये छोटा सा अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। अब मैंने क्यों कहा था कि ये एक विचित्र प्राणी है, अलग है, डिफरेंट है। वो क्यों है डिफरेंट, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भाई अलग इसलिए है कि इसके पास अपना खुद का क्या है, डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, तो ये आरएनए भी है इसके पास, आरएनए है तो प्रोटीन भी बनाएगा, प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनती है, राइबोसोम से बनती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये एक स्वतंत्र प्राणी था कभी जमाने में, लेकिन मतलब इंडिपेंडेंट था, बट अब बेचारे की स्वतंत्रता छीन दी गई है, हमारी नहीं रही, उसकी तो क्या रहेगी। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कितने एटीपी बना दिए, 38 एटीपी। फंक्शन में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं है मैं वैसे बता रहा हूं आपको, आप सुन लीजिए। भाई फंक्शन इसका क्या है मेन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अब ये पूछ लेगा कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम मैक्सिमम एनरिच अमाउंट कंसंट्रेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सेकंड वन ये पूछ ले कि एनरिच एनर्जी क्या किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्रिस्टा किसके अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसकी जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, नीट में भी। ठीक है, नीट के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपकी सैनिक स्कूल में क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी सेल के। वहाँ पे उससे क्या प्रोडक्ट मिल रहे थे हमें, पायरुवेट मिल रहे थे, 2 पायरुवेट। और उन पायरुवेट को हमने क्या अंदर डाला, वो चल भाई जेल में, और वो जेल में गया, जेल में करके उसको क्या किया, दे ठोक दे, इसको पिटाई कर करके उससे क्या धुआं निकाल दी, उसकी CO2 निकाले हमने। CO2 के साथ 2 प्रोडक्ट और मिले थे हमें, NADH और FADH। ठीक है, इसमें यह पूछ लेगा कि ATP का प्रोडक्शन कहाँ होता है। ATP का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है
जो इनर मेम्ब्रेन जो है किसका के ऊपर होता है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन चेन, ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसके ऊपर क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, एटीपी का। चलो ये तो आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट से पहले इसका देखो विभाजन देखो, मैंने बताया था ना प्लास्टिड प्लास्टिड प्लास्टिड्स। देखो जी प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स के पास 3 बेटे हैं, तीनों का अलग अलग काम। पहला क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन क्रोमोप्लास्ट, थर्ड वन ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का सबको पता है क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है जी। अब बात करें क्रोमो की। क्रोमो का मतलब क्या है, पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट की वजह इसके अंदर क्या है, कुछ कलर्ड पिगमेंट। क्रोमो मतलब कलर्ड पिगमेंट, कलर्ड पाया जाएगा। तो इसके अंदर क्रोमो पिगमेंट के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जो स्टोर करते हैं। ये किसका स्टोर करता है, क्रोमोप्लास्ट। फैट सोल्यूबल ग्लूकोज, जो कहां से बन रही है, फोटोसिंथेसिस से। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो मैं पिगमेंट बता रहा हूं कौन से पाए जाते हैं, एक ज़ैंथोफिल, एक कैरोटीनॉइड। भाई ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं, क्या ये भी हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ये किसमें कहते हैं, ये खुद हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। लेकिन ये कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल क्या है, जैसे ग्रीन कलर जो है, उस ग्रीन कलर को छोड़कर, ठीक है बेटा, ग्रीन कलर को छोड़कर जो हमारे पिगमेंट है, जैसे फ्रूट के अंदर जो कलर आता है, ठीक है, अगर अदर जो कलर्स हैं जैसे फ्लोर्स का कलर है, वो किससे आता है, क्रोमोप्लास्ट से आता है। देखो जी ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है फैट, स्टोर करता है किसको, स्टार्च,
और स्टोर करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया प्रोटीन्स। ओके, फैट को जो स्टोर कर रहा है। अब बच गया वाटर। वाटर का मैंने बताया था, वाटर को स्टोर कौन करता है? वैक्यूल्स। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फैट वाटर, वाटर पिगमेंट, वाटर को जो वाटर पिगमेंट को जो स्टोर करता है वो कौन करता है? वैक्यूल्स। देखो, स्टोर जो फैट को करता है उसको क्या कहते हैं? हेलियोप्लास्ट। स्टार्च को करता है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? अमाइलेज है। इसके अंदर क्या है? अमाइलोप्लास्ट। और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अंदर क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। ये टर्म है ना, एलियो, अमाइलो और एल्यूरोप्लास्ट, ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इन ल्यूकोप्लास्ट इज नोन एज, स्टोरेज ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इन ल्यूकोप्लास्ट इज नोन एज। ल्यूकोप्लास्ट ना देके वो सीधा प्लास्टिड दे सकता है, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर ही ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। और स्टोरेज ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इन ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड इज नोन एज क्या कहते हैं? तो सीधा ये टर्म पूछ लेता है, सीधा टर्म पूछी हुई है। ठीक है, तो ये टर्म है ना, एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, ये याद रखना। ठीक है, ये अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या है? मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। कैसे करता है? दो बार वो भी दिखा देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का बताया था, थोड़ा वो भी देख लो। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है? एक डबल मेम्ब्रेन माउंटेड है, बट लीनियर। डबल मेम्ब्रेन माउंटेड है बट लीनियर। यहाँ पे जो ये मटेरियल, ये जो दिख रहा है ना बाहर, ये क्या है? स्ट्रोमा है। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कर लो, डार्क रीजन कर लो, कैसे क्या है वो बताएंगे। इसके अंदर कुछ कॉइल जैसे, देखो सिक्का देखा है, ऐसा स्पेरिकल शेप कॉइल जैसा, देखो ये सिंगल क्या कहलाता है? थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं। क्या? थाइलाकॉइड्स। और ये एक थोड़ी है, ये ऐसे कॉइन्स क्या अटैच रहते हैं बहुत से, ये लो। और इस कंप्लीट को क्या कहते हैं भाई? ग्रेनम। ठीक है, ये एक थोड़ी है तक ग्रेनम भी, एक मान लो मैंने यहाँ बना दिया लो। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एक मैंने यहाँ बना देता हूँ। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या चमत्कार क्या होगा, ये स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन और कैसे होगा, और इसको हम क्या करें? ग्रेनम को लाइट, लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? देखिए यहाँ क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O से वही ग्लूकोज बनाएगा,
और ये जो ग्लूकोज बनेगा, ये जो ग्लूकोज बना ये किस में जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, क्या पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और वो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फिर किस में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेक डाउन होगा कंप्लीट, और क्या बना देगा, एटीपी। यहाँ पे CO2 H2O से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। इतना इजीली थोड़ी है CO2 से रो बनना, ठीक है भाई। यहाँ क्या है, इस ग्रेनम के अंदर ये देखो, ग्रेनम थाइलाकोइड के अंदर यहाँ ये जो है ऐसे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है भाई। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, यहाँ ये सनलाइट है, सनलाइट की रेज इसके ऊपर गिरेंगी, थायराइड्स के ऊपर, ग्रेनम के ऊपर, रिएक्शन होगी, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, एटीपी। और यहाँ पे इस चीज को बनने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, यहाँ पे नीड है एटीपी की। और ये एटीपी कहाँ से आएगी, ये एटीपी यहाँ से आएगी ग्रेनम से। थाइलाकॉइड के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ये क्लोरोफिल पिगमेंट भरे पड़े हैं इसमें थाइलाकॉइड्स में, ठीक है भाई। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। ये एटीपी किस में चली जाएगी, इस स्ट्रोमा के अंदर, इधर भेज दो, इधर आ जाएगी, वो क्या करेगी, इसको ग्लूकोज प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कभी आप ये सोचो कि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन और यहाँ लाइट रिएक्शन, तो इसका मतलब ये तो बिना लाइट के डार्क, बिना लाइट में होती है, बिना लाइट मतलब रात के टाइम में होती है और ये दिन के टाइम में। ये लाइट का, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमारा बना वो स्ट्रोमा के अंदर यूटिलाइज हो गया, तो एक तरह से वो डार्क रिएक्शन है, क्योंकि लाइट रिएक्शन, सनलाइट की जो यूटिलाइजेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, ग्रेनम कर रहा है। लाइट रिएक्शन, लाइट की जो यूटिलाइज कर रहा है और उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बना रहा है एटीपी, वो कौन कर रहा है, ग्रेनम। तो वहाँ पे ऐसा कोई लाइट रिएक्शन का यूटिलाइज नहीं कर रहा है स्ट्रोमा, तो इसलिए उसको हमने नाम देते डार्क रीजन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर ये आपको समझेंगे। इसमें भी क्वेश्चन ये पूछ ले, स्ट्रोमा के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा, ये दो क्वेश्चन पूछेगा, पूछे जाते हैं, पूछता है कि स्ट्रोमा के अंदर कैसी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन किसमें, सॉरी ये पूछेगा डार्क रिएक्शन किसमें होती है, स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन किसमें होती है, ग्रेनम में। ये पूछ लेगा ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स इज नोन एज, क्या कहलाते हैं, ग्रेनम कहलाते हैं। अब ये पूछ लेगा ग्रेनम किसके अंदर पाए जाते हैं, ग्रेनम पाए जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स में क्या भरा है, बाहर जो आउटर सरफेस है स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूछ लेगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर फोल्डेड मेम्ब्रेन पाई जाती है, अनफोल्डेड मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसके अंदर कैसी हमारे को लीनियर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर कोई किस्टे वगैरह थोड़ी दिख रहा है हमें, इसकी लीनियर मेम्ब्रेन होती है, बट डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस करेगा, एटीपी, और एटीपी को किसके यूटिलाइज करेगा, ये इस प्रोसेस में यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा। ग्लूकोज का सिंथेसिस करके ये किस में चला जाएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में, साइटोप्लाज्म में, इसको साइटोप्लाज्म में भेज देंगे। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस से क्या, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। उन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को किसके अंदर डाला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उस मैट्रिक्स में क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें क्या होगा, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी साइकिल से इनका एटीपी प्रोडक्शन होगा, सेल को एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है बेटा। ये था आपका सेल चैप्टर। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें छोटा सा एक टॉपिक है, वो नेक्स्ट कोई टॉपिक चलेगा ना अगला, उस टॉपिक के साथ उसको ऐड किया दिया जाएगा, उसी वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। माइटोसिस म्योसिस है हल्का सा, माइटोसिस म्योसिस हल्का नहीं है, वैसे बहुत एलोबरेट और पूरा एक चैप्टर है, पूरी एक यूनिट है इसकी, सेल की और सेल डिवीजन की, किसमें आपकी 11th-12th में। बट आपके लेवल और आपके जो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आना चाहिए जितना है, मैं उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही करवाया, ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ। तो उसमें भी माइटोसिस म्योसिस का जितना होगा उसमें हो जाएगा, उसी वीडियो में अगली में ऐड कर देंगे।
एक मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई हमने सैनिक स्कूल का सिलेबस डिस्कस कर लिया था, मैंने बताया था आगे अगली कभी वीडियो में हम 9th-10th का सिलेबस भी करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपको 9th और 10th सिलेबस, 9th और 10th क्लास का सिलेबस में जो चेंजमेंट हुए हैं, जो टॉपिक्स में चेंजमेंट हुए हैं, जो कोई टॉपिक्स हटे हैं, तो उन सब के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ उसमें पहले वो टॉपिक जो इसका बचा हो वो भी ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे पढ़ते रहो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स या कोई क्वेश्चंस डाल सकते हो, इजीली आप आराम से उसको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।